दोस्तों, क्या आपने कभी रात के अंधेरे में किसी सुनसान जगह पर फंसने का खौफ महसूस किया है? आज की कहानी में हम राहुल के साथ हैं, एक फूड डिलीवरी बॉय जो एक ऐसी ही रात एक खौफनाक बंगले में फंस जाता है। आधी रात, भूख की पीड़ा और एक डरावनी बुढ़िया। क्या राहुल इस भयानक रात से जिंदा बच पाएगा? जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, अब एक नया श्रृंखला रोजाना के लिए शुरू किया है। श्रृंखला ये है कि कहानी को सुनने के बाद आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ये बताना कि आप किस जगह से कहानी सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। कमेंट करना ना भूले और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। राहुल बेंगलुरु की भीषण गर्मी में स्कूटी चलाता हुआ हांफ रहा था। शाम ढल चुकी थी, लेकिन मई का महीना उतना राहत नहीं पहुंचा पा रहा था। पसीने से तरबतर राहुल ने थर्मोकोल के डिब्बे को हवा में लहराया, उसे थोड़ा ठंडा करने की कोशिश में। ऑर्डर थोड़ी देर से उठा था और अब ग्राहक कॉल करके परेशान कर रहा था। जल्दी डिलीवरी करो यार, ये बिरयानी पूरी ठंडी हो जाएगी। फोन से ग्राहक की चिड़चिड़ी आवाज आई। पहुंच ही रहा हूं सर, ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा है, 5 मिनट और लगेंगे, राहुल ने माफी मांगते हुए जवाब दिया। रेस्तरां से निकलते समय मिला यह ऑर्डर राहुल को थोड़ा संदिग्ध लगा था। पता एक सुनसान इलाके में था, शहर के बाहरी इलाके में, जहां नई नई हाउसिंग सोसाइटीज बन रही थीं। सड़कें कच्ची थीं और स्ट्रीट लाइट्स कम थीं। फोन पर बात करने वाली महिला की आवाज भी अजीब सी थी, एक खींचा हुआ सा लहजा। लेकिन रात के 9 बज चुके थे और ऑर्डर कैंसिल करने का मतलब था रात का खाना भी टाल देना। राहुल एक गरीब परिवार से था और कमाए हुए हर पैसे की अहमियत समझता था। जीपीएस पर पते को डालकर राहुल ने स्कूटी आगे बढ़ाई। सुनसान इलाका और भी सुनसान होता गया। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे सिर्फ दूर से आते हुए कुत्तों के भौंकने की आवाज तोड़ रही थी। अचानक जीपीएस सिग्नल कमजोर पड़ गया। राहुल ने रुका और फोन को हिलाया। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर एक नया पता आ गया। अजीब है, राहुल ने मन ही मन सोचा। जीपीएस में तो यही पता डला था। नए पते पर जाने वाली सड़क और भी सुनसान थी। दोनों तरफ ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी काली छाया सड़क पर पड़ी थी। पेड़ों की टहनियों पर गिने चुने गिद्ध मंडरा रहे थे। उनके नुकीले पंजे और बेजान आंखें राहुल को एक अजीब सी सिहरन दे गई। कुछ दूर चलने के बाद सामने एक बड़ा सा लोहे का गेट दिखाई दिया। गेट जंग लगा हुआ था और उस पर जंगली बेलें लदे हुए थे। गेट के ऊपर एक टूटी हुई तख्ती लगी थी, जिस पर मिट चुके अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। राहुल स्कूटी को गेट के पास खड़ा करके धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी अंदर से एक काली बिल्ली फुदक कर बाहर निकली और राहुल के पैरों के पास से गुजरते हुए भाग गई। उसकी पीली आंखें रात के अंधेरे में चमक रही थी। राहुल को लगा जैसे किसी ने उसकी रीढ़ की हड्डी पर ठंडा हाथ फेर दिया हो। एक गहरी सांस लेकर राहुल ने गेट को धक्का दिया। गेट चीखता हुआ खुला। अंदर एक लंबा रास्ता था जो घने पेड़ों से होकर गुजरता था। रास्ते के अंत में एक बड़ा सा पुराना बंगला दिखाई दे रहा था। उसकी खिड़कियों से कोई रोशनी नहीं आ रही थी, बल्कि लगता था जैसे वहां सदियों से कोई नहीं रहता। एक अजीब सी खामोशी थी हवा में, जिसे सिर्फ राहुल की घबराहट की तेज धड़कनों ने तोड़ा। है कोई? राहुल की आवाज हवा में खो गई। जवाब में सिर्फ हवा का सन्नाटा लौटा। पेड़ों की पत्तियां हवा में सरसरा रही थीं, मानो कोई उसे कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन राहुल को उनकी फुसफुसाहट समझ नहीं आ रही थी। डर के मारे राहुल के पैर पीछे हटने लगे, लेकिन तभी उसे अपनी जेब में रखा हुआ फोन याद आया। फोन पर कैंसिल का बटन दबाने का मन हुआ, लेकिन नेटवर्क ना होने की सूचना देखकर उसका मन टूट गया। कुछ देर सोचने के बाद राहुल ने फैसला किया कि वह बंगले के दरवाजे तक जाएगा। शायद कोई अंदर होगा जो उसे रास्ता बता सकेगा। थोड़ी हिम्मत जुटाकर वह आगे बढ़ा। रास्ता जितना आगे बढ़ता गया, उतना ही घना होता गया। ऊपर से पेड़ों की टहनियां आपस में मिली हुई थीं, जिससे सूरज की एक भी किरण जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। हवा में एक सड़ा हुआ सा गंध फैला हुआ था, जो राहुल के पेट में मरोड़ पैदा कर रहा था। अचानक राहुल के पैर किसी चीज से टकराए।
नीचे झुककर उसने देखा कि एक कौवे का मरा हुआ बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ है। उसके सड़े हुए शरीर से निकल रही दुर्गंध ने राहुल का जी मिचला दिया। कुछ कदम और आगे चलने के बाद राहुल बंगले के सामने आ खड़ा हुआ। बंगला बहुत बड़ा था, 2 मंजिला, ऊंचे खंभों और टूटी हुई छतों वाला। दीवारें काली पड़ी थीं और खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे। बंगले के मुख्य दरवाजे पर काले रंग का एक पर्दा लटका हुआ था जो हवा में हिल रहा था। राहुल ने एक गहरी सांस ली और दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। जवाब में कोई आहट नहीं आई। उसने थोड़ा जोर से दस्तक दी, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर इंतजार करने के बाद राहुल ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा आसानी से खुल गया, मानो सालों से कोई इसे खोलने नहीं आया हो। अंदर से भीषण गर्मी निकली, जो बाहर की उमस से भी ज्यादा असहनीय थी। बंगले के अंदर का हाल बाहर से भी ज्यादा भयानक था। धूल की परतें जमी हुई थी, फर्नीचर टूट फूट चुका था और दीवारों पर नमी के बड़े बड़े धब्बे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी जिसे राहुल समझ नहीं पा रहा था। अचानक राहुल को लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा है। आवाज ऊपर से आई थी, हल्की सी फुसफुसाहट जैसी। राहुल ने चारों तरफ देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। डर के मारे राहुल का शरीर ठंडा पड़ गया। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसकी टांग किसी चीज से टकराई। नीचे झुककर उसने देखा कि जमीन पर एक फटा हुआ चश्मा पड़ा हुआ है। चश्मे का एक शीशा टूटा हुआ था। राहुल ने चश्मा उठाया और उसे ध्यान से देखा। चश्मे का फ्रेम सोने का बना हुआ था और उस पर नक्काशी की हुई थी। यह निश्चित रूप से किसी अमीर आदमी का चश्मा था। अचानक राहुल को याद आया कि ऑर्डर देने वाली महिला ने भी बताया था कि बिरयानी किसी अमीर आदमी के लिए है। क्या वह आदमी यहीं रहता था? इसी सोच में खोया हुआ राहुल आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने तेजी से पीछे मुड़ते ही राहुल की सांस थम गई। सीढ़ियों के ऊपर के कोने में एक बुढ़िया खड़ी थी। उसकी पीठ बूढ़ेपन से टेढ़ी हो चुकी थी और वह एक लंबी सी सफेद साड़ी पहने हुई थी। उसके सिर पर सफेद बालों का जूड़ा बना हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी उसकी आंखें थीं। वे आंखें काली और बेहद गहरी थीं, मानो उनमें कोई तल ही ना हो। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो रात के अंधेरे में भी साफ नजर आ रही थी। बुढ़िया राहुल की तरफ देखते हुए एक खींची हुई सी मुस्कान हिलाई। उसकी मुस्कान से उसके पीले और नुकीले दांत बाहर निकल आए थे। आए हो बेटा? बुढ़िया की आवाज कमजोर लेकिन कर्कश थी। राहुल घबराहट में एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। वह बस बुढ़िया को घूर रहा था, मानो कोई बुरा सपना देख रहा हो। बिरयानी ले आए हो? बुढ़िया ने फिर पूछा। उसकी आवाज में एक लालच था जो राहुल को रोंगटे खड़े कर रहा था। कुछ देर की हिचकिचाहट के बाद राहुल ने थर्मोकोल का डिब्बा अपनी तरफ बढ़ाया। जी, उसने कांपती आवाज में जवाब दिया। ले आया हूं। बुढ़िया ने धीरे धीरे सीढ़ियां उतारी और राहुल के पास पहुंची। उसकी चाल इतनी धीमी थी कि लगता था जैसे वह हवा में तैर रही हो। राहुल डिब्बा बुढ़िया को देने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि बुढ़िया के हाथों में नाखून नहीं थे, बल्कि लंबे लंबे पंजे थे। उसके पंजों से काले रंग का कोई द्रव टपक रहा था। राहुल चीखने ही वाला था कि तभी बुढ़िया ने डिब्बा उससे छीन लिया। अच्छा लाया बेटा, बुढ़िया ने कहा। बहुत दिनों बाद कोई खाने को आया है। बुढ़िया डिब्बे को लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। राहुल डर के मारे हिल नहीं पा रहा था। उसे भागना चाहिए था, लेकिन उसके पैर जमीन पर जमे हुए थे। कुछ पल तक बुढ़िया को सीढ़ियां चढ़ते हुए देखने के बाद राहुल ने आखिर हिम्मत जुटाई और भागने लगा। वह बंगले से बाहर निकला और अपनी स्कूटी की तरफ दौड़ा। रास्ते में वह कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन बुढ़िया कहीं नहीं दिख रही थी। स्कूटी पर बैठते ही राहुल ने स्टार्ट का बटन दबाया, लेकिन स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन स्कूटी जवाब नहीं दे रही थी। डर के मारे राहुल का पूरा शरीर पसीने से तर हो चुका था। उसने फोन को निकाला, लेकिन अभी भी कोई नेटवर्क नहीं था। अब वह फंस चुका था। उस सुनसान बंगले और उस डरावनी बुढ़िया के साथ पूरी रात अकेला गुजारना पड़ेगा। ये सोचकर राहुल की आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी सामने से आने वाली एक कार की लाइट ने अंधेरे को चीर दिया। राहुल ने आशा की किरण देखी और कार को रुकने का इशारा किया। कार रुकी।
ड्राइवर की सीट से एक लंबा चौड़ा आदमी निकला। आदमी के चेहरे पर घनी दाढ़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या हुआ बेटा? आदमी ने राहुल से पूछा। राहुल ने अपनी सारी कहानी बंगले से लेकर बुढ़िया तक आदमी को बता दी। आदमी राहुल की बातें ध्यान से सुनता रहा और उसके खत्म होने के बाद एक दिलचस्प कहानी है, आदमी ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन मुझे लगता है तुम थोड़े ज्यादा डर गए हो। राहुल आदमी की बात सुनकर भौंचक्का रह गया। डर गया? उसने हकलाते हुए पूछा। आपने वो बुढ़िया देखी नहीं? उसके हाथों में बुढ़िया? आदमी ने बीच में ही रोक लिया। यहां कोई बुढ़िया नहीं रहती, ये बंगला तो कई सालों से खाली पड़ा है। राहुल आदमी की बात सुनकर असमंजस में पड़ गया। लेकिन मैंने तो उसे खुद देखा था, सीढ़ियों के ऊपर। शायद तुमने भ्रम में कुछ देख लिया होगा, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। रात का अंधेरा और ये सुनसान जगह दिमाग को थोड़ा चकरा देती है। राहुल को आदमी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने जेब से वह फटा हुआ चश्मा निकाला जो उसने बंगले के अंदर पाया था। ये चश्मा भी तो भ्रम नहीं हो सकता, उसने चश्मा आदमी को दिखाते हुए कहा। आदमी ने चश्मा ध्यान से देखा। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता छा गई। ये चश्मा, आदमी ने धीमी आवाज में कहा, ये चश्मा तो मेरे पिताजी का है। राहुल की सांसें थम गई। अचानक उसे याद आया ऑर्डर देने वाली महिला की अजीब सी आवाज। क्या आपकी माताजी? राहुल ने कांपते हुए आवाज में पूछा। आदमी ने राहुल की बात काट दी। मां? मेरी मां तो सालों पहले मर चुकी हैं। राहुल के दिमाग में खौफ का तूफान मचा रहा था। उसकी तुतली हुई आवाज में बस इतना ही निकला। तो फिर बिरयानी? आदमी ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज धीमी हो गई, मानो किसी गहरे राज को उजागर करने जा रहा हो। वो बिरयानी हर साल मेरी मां की पुण्यतिथि पर उन्हें खाने के लिए दी जाती थी। एक अजीब सी ठंडी हवा ने राहुल की रीढ़ को सहला दी। लेकिन आपने तो कहा आपकी मां सालों पहले मर चुकी हैं। आदमी ने राहुल की आंखों में गौर से देखा, मानो उसकी आत्मा को परख रहा हो। हाँ, मर तो गई थी, उसने कहा, लेकिन शायद पूरी तरह से नहीं। अगले कुछ मिनटों तक दोनों चुप्पी साधे खड़े रहे। आदमी अपनी गाड़ी का बोनट सहला रहा था और राहुल डर और जिज्ञासा के मिश्रण से कांप रहा था। आप क्या ये बताएंगे आखिर हुआ क्या है? राहुल ने आखिरकार हिम्मत जुटाते हुए पूछा। आदमी ने एक लंबी सांस ली। मेरी मां, वो एक चुड़ैल थी। राहुल का मुंह खुलकर रह गया। चुड़ैल? क्या वो मजाक कर रहा था? लेकिन आदमी के चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। उसे काले जादू की विद्या आती थी, आदमी ने आगे कहा। वह अमर होना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे हर साल किसी मासूम की बलि देने की जरूरत थी। राहुल का खून जम गया। क्या वो बलि बनने के लिए ही उस बंगले में लाया गया था? लेकिन आदमी ने फिर कहा, मैंने उसे रोक लिया। राहुल ने बड़ी आंखों से आदमी को देखा। आपने उसे कैसे रोका? मैंने उसे एक जहर दिया था, आदमी ने तिलमिलाते हुए स्वीकार किया। वो जहर उसकी अमृतत्व की तमन्ना को हमेशा के लिए खत्म कर देता। लेकिन वो तो मर गई ना? राहुल ने पूछा। उसका शरीर तो मर गया था, आदमी ने जवाब दिया, लेकिन लगता है उसकी आत्मा कभी शांत नहीं हुई। हर साल वो उसी दिन वापस आती है और बिरयानी की मांग करती है। शायद ये उसका बचा हुआ मोह है। ये कहानी राहुल के दिमाग में एक गहरे कुएं की तरह गूंजने लगी। अचानक उसे बंगले के अंदर पाया हुआ फटा हुआ चश्मा याद आया। शायद जहर देते समय ही उसके पिताजी का ये चश्मा गिर गया होगा। तो वो चश्मा? राहुल ने आदमी को दिखाते हुए कहा। हाँ, आदमी ने सहमति जताई। ये मेरे पिता का ही चश्मा है। इस घटना के बाद आदमी राहुल को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गया। पुलिस को पूरी कहानी बताने में राहुल को थोड़ा समय लगा, क्योंकि उन्हें यह सब बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जब राहुल ने आदमी को और फटे हुए चश्मे को सबूत के तौर पर पेश किया, तो उन्हें भी कुछ अजीब सा लगा। आखिरकार पुलिस ने उस बंगले की जांच करने का फैसला किया। हालांकि उन्हें वहां कुछ खास नहीं मिला, फिर भी वो घटनास्थल का निरीक्षण कर पाए। राहुल उस रात के बाद कभी भी फूड डिलीवरी का काम नहीं कर पाया। उसके दिमाग में उस रात का खौफ और बुढ़िया की डरावनी आंखें हमेशा के लिए अंकित हो चुकी थीं। लेकिन कभी कभी रात को सोते समय उसे लगता है कि वो फिर से उस बंगले के सामने खड़ा है
और अंदर से एक बुढ़िया की फुसफुसाहट आ रही है, बिरयानी ले आए हो बेटा। राहुल जाग जाता और तकिए को कसकर पकड़ लेता। ये सपना उसे हर बार परेशान करता, लेकिन साथ ही उसे उस आदमी की बातें भी याद आती। उसकी माँ भले ही चुड़ैल रही हो, लेकिन उस आदमी ने उसे रोक दिया। शायद इसीलिए राहुल को उस आदमी से डर नहीं लगता था, बल्कि एक अजीब सी सहानुभूति होती थी। कुछ समय बाद राहुल ने एक रेस्टोरेंट में नौकरी कर ली। भले ही वो डिलीवरी का काम नहीं करता था, लेकिन रेस्टोरेंट के वेटर के तौर पर भी उसे अच्छा खासा पैसा मिल जाता था। एक दिन उसे एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। वो आदमी था जिसने उसे उस रात बचाया था। राहुल उसके पास गया और अभिवादन किया। आदमी उसे पहचान गया और मुस्कुराया। आप? राहुल ने कहा। आप यहाँ? हाँ, आदमी ने जवाब दिया। आज मेरी माँ की पुण्यतिथि है, सोचा था खाना खाकर उनको याद करूंगा। राहुल कुछ देर चुप रहा, फिर उसने पूछा, क्या आप अभी भी बिरयानी मंगवाते हैं? आदमी ने एक लंबी सांस ली। नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा। उस रात के बाद मुझे लगा वो आत्मा अब शांत हो गई है, शायद अब उसे किसी बलिदान की जरूरत नहीं है। ये सुनकर राहुल को थोड़ी राहत मिली। शायद वो डरावनी रात और चुड़ैल की आत्मा अब सचमुच अतीत बन चुकी थी। उसने आदमी के लिए एक बेहतरीन टेबल का इंतजाम किया और खुद ही उसकी सेवा की। खाना खाने के बाद आदमी ने जाते समय राहुल का हाथ हिलाया। शुक्रिया, आदमी ने कहा, आपने मेरी काफी मदद की है। राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, आपने मेरी मदद की है, आपने मुझे उस रात बचाया है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। शायद उस मुस्कुराहट में डर और अंधेरे की जगह राहत और उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इसके बाद दोस्तों हम वापस श्रृंखला शुरू करेंगे जो मैंने कल आपसे कहा था। साथ ही जिन लोगों ने कल की कहानी सुनने के बाद कमेंट करते हुए अपना नाम और जगह बताया था, अब उन लोगों का नाम लेता हूं। पहला नाम है यूएई शारजाह से सुल्तान। अगला नाम है पंजाब से साक्षी। अगला नाम है सूरीनाम से राज। अगला नाम है मणिपुर से यंगमिहोर सिमिक। अगला नाम है पंजाब से गिरजेश। अगला नाम है बिलासपुर से अंशिका। अगला नाम है असम से रंजीत सिंह। अगला नाम है पुरुलिया से आनंद। अगला नाम है सोनपुर ओडिशा से मीटा मेहर। अगला नाम है बरगढ़ से उदय पठान। अगला नाम है असम से उद्धव राजवंशी। अगला नाम है दिल्ली से कुणाल। अगला नाम है HP सोलन से सोनू सिंह। अगला नाम है वाराणसी से नागेंद्र। अगला नाम है ओडिशा से कृष्णा लीजा। अगला नाम है सरसावा से मोहित। अगला नाम है महाराष्ट्र अकोट से अभिषेक। अगला नाम है बीकानेर राजस्थान से मनोज कुमार चौधरी और कविता चौधरी। अगला नाम है झारखंड से बबीता कलुंडिया। अगला नाम है दिल्ली से परवीन सिंह बिष्ट। अगला नाम है मध्य प्रदेश से D20 सिकदार। अगला नाम है हिमाचल प्रदेश से विजय कुमार। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।